वेलकम टू भाई की भलाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चलो तो अब इस छोटे से चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये भी एक देश की कहानी से शुरू होता है, जहां लोग पार्टी करना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं। देश का नाम है बेल्जियम, ये यूरोप में है और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पे 59% लोग डच बोलते हैं और ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, यानी बेल्जियम का नॉर्थ पार्ट। और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो साउथ में रहते हैं और इस रीजन को वलोनिया रीजन कहते हैं। और बाकी बचे 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे 20% डच बोलते हैं। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि कंट्री में मेजॉरिटी डच की थी पर कैपिटल में फ्रेंच बोलने वालों की थी। तो दो कारणों से बेल्जियम में बहुत टेंशन हो गई थी। और हमें देखो, इस साल बोर्ड्स हैं और टेंशन का नामो निशान तक नहीं है। तो पहला रीजन था कि फ्रेंच बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा रिच थे और सारी पावर्स उन्हीं के पास थी और डच लोगों को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे। दूसरा रीजन था, डच लोगों की कंट्री में तो मेजॉरिटी थी पर कैपिटल में पासा उल्टा पड़ जाता था। वहां फ्रेंच मेजॉरिटी थी और इन दोनों ही कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा कल्चरल और रिलीजन डिफरेंस थे। तो इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए चार बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा और फाइनली इन्होंने एक चमत्कारी सॉल्यूशन निकाल लिया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या चमत्कार किया। पहला पॉइंट है कि इन्होंने एक रूल बना दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आधे डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे और आधे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे। सेकंड, इन्होंने ये भी रूल बना दिया जो स्पेशल लॉज होंगे उन्हें दोनों ही ग्रुप को पास करना होगा। अगर किसी एक ग्रुप ने मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होगा। थर्ड, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी गई और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती थी, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। फोर्थ, ब्रुसेल में भी अलग गवर्नमेंट थी और उधर भी आधे आधे लोग थे दोनों कम्युनिटीज के। फ्रेंच लोगों ने ये बात इसलिए मान ली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने भी हाफ रिप्रेजेंटेशन वाली बात मान ली थी। और लास्ट पॉइंट है, बेल्जियम में एक और टाइप की गवर्नमेंट है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। तो टोटल बेल्जियम में तीन टाइप की गवर्नमेंट्स थी, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। और हर कम्युनिटी की अपनी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच की अलग, डच की अलग और जर्मन बोलने वालों की अलग। ये गवर्नमेंट उनके लिए कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड लॉज बनाते थे। अब तुम सोच रहे होगे कि यार इतनी सारी गवर्नमेंट, पागल तो नहीं है बेल्जियम के लोग? तो दोस्तों, जो भी है, जितनी भी है, मेन चीज होती है सुख और शांति। और जब से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बेल्जियम ने अपनाया है, इनके देश में वो दोनों चीजें आ गई हैं। और तुम्हें मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ, ब्रुसेल में EU का HQ भी बन गया है, यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। चलो अब उस देश की बात करेंगे जिसमें हनुमान जी अपनी पूंछ से आग लगा के आ गए थे। बिल्कुल सही पकड़े हो, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और 18% तमिल बोलते हैं। और वहां तमिल्स भी दो टाइप के हैं, एक तो है श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल जो वहां पहले से ही रह रहे हैं, और दूसरे है इंडियन तमिल्स, ये वो लोग हैं जो इंडिया से उधर चले गए। और 7% क्रिश्चियंस हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल्स मेनली हिंदू और मुस्लिम्स हैं और जो लोग सिन्हाला बोलते हैं वो सब बुद्धिस्ट हैं। तो प्रॉब्लम तब आना शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने रूल्स मेजॉरिटी के फेवर में बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिससे सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सेकंड, गवर्नमेंट ने सिन्हाला बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। इन लोगों को जॉब सबसे पहले मिलती थी और कॉलेज में एडमिशन भी बड़े प्यार से हो जाता था। थर्ड, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी नए लॉज बना दिए जिससे बुद्धिज्म को बढ़ावा मिले और गवर्नमेंट भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लगी और दूसरे रिलीजन्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इसका जो इम्पैक्ट तमिल्स पर पड़ा वो बहुत बुरा था। उन्हें लगने लगा कि गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है। सेकंड, उन्हें लगा कि अब उनके रिलीजन और कल्चर की कोई परवाह नहीं करता है और सारी पार्टीज एक जैसी हैं, सब सिन्हाला बोलने वालों को सपोर्ट करती हैं। थर्ड, उन्हें लगने लगा कि उनकी बेसिक राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में भी सिन्हाला बोलने वालों को फेवर किया जाता था। तो इतनी सारी इनसिक्योरिटीज के बाद जैसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ठीक वैसे ही तमिल्स को भी गुस्सा आ गया। तो चलो अब उनका रिएक्शन और फिर उसका रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप जो तमिल्स ने लिया वो था कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी। इनकी डिमांड्स थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उन्हें भी जॉब्स और एजुकेशन में इक्वली ट्रीट किया जाए। सेकंड पॉइंट, पर सरकार ने उन सब की डिमांड्स ठुकरा दी और अपनी डोमिनेट करने वाली पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। थर्ड, फिर तमिल्स अपनी खुद की कंट्री बनाने की मांग करने लगे
वो चाहते थे कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में एक अलग से कंट्री दे दी जाए। फोर्थ, इसके बाद दोनों कम्युनिटीज में आग लग गई, सिविल वॉर शुरू हो गया और हजारों लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया। फिफ्थ, सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका को बहुत नुकसान हुआ, उनकी इकोनॉमी के लग गए और वहां की कल्चरल लाइफ भी तबाह हो गई और इनकी कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। चलो तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। दोनों कंट्रीज श्रीलंका और बेल्जियम डेमोक्रेटिक थी, दोनों के लोगों के बीच में टेंशन थी, पर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया और बेल्जियम में कोई छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं हुई? तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया और उधर के लोग खुशी से रहने लगे, और वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में लोगों ने पावर शेयर करने से मना कर दिया और पूरा देश बर्बाद हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें पावर शेयर करनी चाहिए, और इसके दो मेन रीजंस भी हैं। पहला, पावर शेयरिंग अच्छी चीज होती है क्योंकि उससे लोगों में लड़ाई नहीं होती और देश में स्टेबिलिटी बनी रहती है, और इसका प्रूफ ये दोनों देश हैं जिन पर हमने अभी अपनी केस स्टडी की। दूसरा रीजन है कि डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि जितना ज्यादा पावर शेयर हो सके उतनी हो। डेमोक्रेसी इसी पे तो बेस्ड है, और एक अच्छी गवर्नमेंट हमेशा पावर शेयर करती है। और यार, पावर की इतनी बात हो रही है तो मैं भी अपने व्यूज देना चाहता हूँ। इंडिया के लोग बड़े पावरफुल हैं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यकीन नहीं होता तो ओलंपिक्स देखो, हमेशा हमारे लड़ाई वाले गेम्स में ही मेडल आते हैं, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग। कभी ऐसा नहीं होगा हमें स्विमिंग या साइकिलिंग या किसी और शांति वाले गेम में मेडल मिले। लड़ाई करवा लो बस हम लोगों से, फाड़ के रख देते हैं सबकी। चलो, इससे पहले सिविक्स हमारी फाड़े, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ये तो पता चल ही गया कि पावर शेयरिंग अच्छी बात है, लेकिन हम पावर शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, अब उस पे ध्यान देते हैं। पहला तरीका तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पावर दे दे, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इससे किसी के पास भी ज्यादा पावर्स नहीं आती और ये लोग एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं कि सब ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं और पावर को बांटा जाता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और इनकी पावर्स भी अलग अलग होती है, और इस सिस्टम को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम लोग रिलीजन या लोगों की लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड कर दें, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा। उधर तीसरी टाइप की गवर्नमेंट भी थी जो उनकी लैंग्वेज पे बेस्ड थी। और इंडिया में भी कास्ट के बेसिस पे पावर को बांटा जाता है, इसे हम रिजर्वेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लोअर कास्ट को जॉब्स और एजुकेशन में फायदा मिलता है। चौथा और आखिरी तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी टाइप के ग्रुप्स आपस में पावर बांट लें। जैसे तुमने कभी कभी सुना होगा कि एक स्टेट में बीजेपी और उस स्टेट की लोकल पार्टी ने मिलकर वहां सरकार बना ली, तो इसको हम कहते हैं पावर को आपस में बांटना, और इसे कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो मॉरल यही है कि तुम लोग इस देश के यंग ब्लड हो, इस खून को थोड़ा सा शांत करो और कुछ बढ़िया से स्पोर्ट्स में मेडल लाओ।